हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या आप सभी विद्यार्थियों ने कभी ये सोचा है कि एक ही घर में एक ही माता पिता द्वारा बिल्कुल समान माहौल में पले बढ़े दो बच्चों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत कैसे हो सकता है? हाँ सर, शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा डाउट था। क्या आज की इस क्लास में हम एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आप सभी विद्यार्थी निश्चिंत रहें। आज के इस लेक्चर में हम व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के हर उस पहलू को इस तरह से खोलकर समझेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ठीक है सर, क्योंकि किताबों में ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है। बड़ी आसानी से समझ आएगा। देखिए, एक बच्चा महफिल की जान होता है जिसे लोगों के बीच रहना पसंद है, और दूसरा किसी शांत कोने में बैठकर किताब पढ़ना पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम मानव मनोविज्ञान के इसी सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस शब्द की उत्पत्ति से। यानी इसका असली मतलब क्या है? सही कहा। हम जिस शब्द पर्सनालिटी का रोजमर्रा की जिंदगी में इतना इस्तेमाल करते हैं, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। मुखौटा। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्राचीन काल में ग्रीक नाटकों में कलाकार जो मुखौटा पहनकर अलग अलग किरदार निभाते थे, उसी से पर्सोना शब्द बना है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि समाज में हम जो अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी एक विद्यार्थी की, कभी एक दोस्त की, वही हमारा मुखौटा यानी व्यक्तित्व है? बहुत ही शानदार विश्लेषण। बिल्कुल, इंसान के सभी आंतरिक विचारों और बाह्य गुणों का समग्र रूप ही उसका व्यक्तित्व है। सरल शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और उस आधार पर जैसा व्यवहार करता है, वही उसका असली व्यक्तित्व है। राइट, मतलब अंदर और बाहर का पूरा पैकेज। हाँ, अब इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझने के लिए 3 प्रमुख परिभाषाएं हैं जिन्हें आप सभी को याद रखना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। सर, ऑलपोर्ट की ये परिभाषा सुनने में बहुत भारी लग रही है। मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन, इसका क्या मतलब हुआ? घबराइए मत, इसे तोड़कर समझते हैं। ऑलपोर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने मनोशारीरिक कहा। अच्छा, और वो गत्यात्मक या डायनामिक का क्या चक्कर है? गत्यात्मक का मतलब है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार बन गई तो बदलेगी नहीं। हमारा व्यक्तित्व समय, उम्र और हालात के साथ लगातार बदलता और ढलता रहता है, ताकि हम अपने आसपास के माहौल में खुद को सेट कर सकें। ओह, अब समझ आई बात। यानी हम सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, यही ऑलपोर्ट का मुख्य संदेश था। दूसरी परिभाषा जो हमें देखनी है वो वुडवर्थ की है। इन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है। संपूर्ण व्यवहार यानी हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी करते हैं, उस पूरे बिहेवियर का जो एक पैटर्न बनता है, वही हमारा व्यक्तित्व है। एकदम सटीक। और तीसरी परिभाषा आइसेंक की है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शरीर का स्थिर संगठन है। आप सभी विद्यार्थी इन तीनों परिभाषाओं के मूल शब्दों को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। ऑलपोर्ट का गत्यात्मक संगठन, वुडवर्थ का संपूर्ण व्यवहार और आइसेंक का स्थिर संगठन। नोटेड सर। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स या घटकों की बात करें तो जैसा ऑलपोर्ट ने कहा, ये डायनामिक या गतिशील होता है, पर इसमें और क्या-क्या आता है? देखिए, इसमें हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू शामिल होते हैं। हर इंसान का व्यक्तित्व अद्वितीय या यूनिक होता है। दुनिया में कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, जुड़वा बच्चे भी नेचर में अलग होते हैं। सही कहा। ये एक संगठित रूप है जो अपेक्षाकृत स्थायी भी होता है। साथ ही इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे सामाजिक मूल्यों से जुड़ा होता है और ये जीवन भर विकासशील अवस्था में रहता है। लेकिन सर, यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या किसी का व्यक्तित्व सिर्फ उसके जन्म या जेनेटिक्स से तय होता है, या
उसके आसपास के माहौल का भी उस पर असर पड़ता है? ये मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है। नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। और इसका उत्तर ये है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ना तो सिर्फ जेनेटिक्स से तय होता है और ना ही सिर्फ माहौल से। इन दोनों का 50-50% प्रभाव पड़ता है। अच्छा, दोनों का बराबर रोल है। बिल्कुल। हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है जैविक या बायोलॉजिकल कारक। इसके अंदर हमारा वंशानुक्रम, हमारी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य आता है, जो गुण हमें हमारे माता पिता से डीएनए में मिलते हैं। ओके, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि, उसकी प्रेरणा या मोटिवेशन और उसकी भावनाएं आती हैं। तीसरा है सामाजिक कारक, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका परिवार, उसके मित्र और जिस समाज में वो उठता बैठता है वो उसके व्यक्तित्व को बहुत गहराई से आकार देता है। सर, अगर मैं यहाँ एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनके जैविक कारक बिल्कुल समान हैं, लेकिन किसी कारण से वो जन्म के बाद अलग हो जाते हैं। एक बच्चा बहुत ही संपन्न और पढ़े लिखे परिवार में पलता है और दूसरा एक ऐसे माहौल में जहां आर्थिक तंगी है और शिक्षा नहीं है। तो क्या उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। और यही हमारा चौथा और 5वां कारक है। चौथा है सांस्कृतिक कारक। हम जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, हमारी परंपराएं और भाषा हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। और 5वां कारक आर्थिक होगा, है ना, जैसे उस दूसरे जुड़वा बच्चे का केस था। एकदम सही। आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल देता है। गरीबी में पला बच्चा शायद ज्यादा संघर्षशील या चिंतित हो सकता है। और छठा और अंतिम कारक है शैक्षिक। शिक्षा का स्तर और एक शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये तो बहुत क्लियर हो गया सर। अब अगर हम इन सब कारकों से बने व्यक्तित्व को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहें, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके जो सिद्धांत दिए हैं, टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी श्रेणी आधारित होती है। इसका मतलब है कि इसमें लोगों को कुछ सीमित प्रकारों या डिब्बों में बांट दिया जाता है। डिब्बों में मतलब कैटेगरीज बना दी जाती हैं। हाँ, जैसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति शर्मीला है तो उसे इंट्रोवर्ट वाले डिब्बे में डाल दो। इसके प्रमुख विचारक हिपोक्रेटिस, शेल्डन और युंग है। वहीं दूसरी ओर गुण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि इंसान को एक डिब्बा नहीं है, बल्कि उसमें असीमित गुण हो सकते हैं। यानी ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, जहां कोई थोड़ा ज्यादा ईमानदार है और कोई थोड़ा कम। एकदम सही कहा। इसमें माना जाता है कि ये स्थायी गुण होते हैं। इसके प्रमुख विचारक ऑलपॉट, केटल और आइजिंग हैं। सर, अगर हम पहले टाइप थ्योरी की बात करें तो एग्जाम के हिसाब से किन विचारकों के क्लासिफिकेशन हमें याद रखने चाहिए? टाइप थ्योरी में आपको मुख्य रूप से 2 विचारकों के ऐतिहासिक वर्गीकरण को याद रखना होगा, हिपोक्रेटिस और शेल्डन। सबसे पहले बात करते हैं हिपोक्रेटिस के द्रव्य सिद्धांत की। ये दुनिया की सबसे पुरानी टाइप थ्योरी है। द्रव्य सिद्धांत, इसका क्या मतलब है सर? हिपोक्रेट्स ने शरीर में पाए जाने वाले द्रवों यानी फ्लूइड्स के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला प्रकार है कोलेरिक या क्रोधी। उनका मानना था कि जिन लोगों में पीला पित्त या येलो बाइल प्रधान होता है वो गुस्सैल, आक्रामक और चिड़चिड़े होते हैं। अच्छा, येलो बाइल मतलब गुस्सा। हाँ। दूसरा प्रकार है सैंग्विन या आशावादी। इनमें रक्त या ब्लड की प्रधानता होती है। ये लोग बहुत खुशमिजाज, एक्टिव और हमेशा उम्मीद से भरे होते हैं। तीसरा प्रकार है फ्लेग्मेटिक या कफ प्रधान। ये लोग स्वभाव से बहुत शांत, सुस्त और ठंडे दिमाग के होते हैं। और आखिरी वाला? चौथा प्रकार है मेलनकॉलिक या विषादी। इनमें काला पित्त या ब्लैक बाइल प्रधान होता है। ऐसे लोग अक्सर उदास, चिंतित और निराशावादी रहते हैं। एक सेकंड सर, शरीर के ध्रुवों जैसे पीले पित्त या कफ से हमारा गुस्सा या खुशी तय होती है। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो ये बिल्कुल अवैज्ञानिक और अजीब लगता है। क्या आज भी मनोविज्ञान इसे मानता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने।
आधुनिक मनोविज्ञान ये बिल्कुल नहीं मानता कि पीले पित्त से गुस्सा आता है। ये पूरी तरह से पुरानी सोच है। तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं सर? क्योंकि हिप्पोक्रेटिस दुनिया के पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये सोचा कि हमारे मन और व्यवहार का कनेक्शन हमारी बायोलॉजी या शरीर से है, भूत प्रेत या किसी जादू टोने से नहीं। ये विज्ञान की दिशा में पहला कदम था, इसलिए इतिहास के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, अब मैं समझी। यानी अप्रोच गलत थी पर दिशा सही थी। और सर शेल्डन का क्या सिद्धांत था? शेल्डन ने भी लोगों को श्रेणियों में बांटा, लेकिन द्रवों के आधार पर नहीं, बल्कि शरीर की बनावट या फिजिकल बिल्ड के आधार पर। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है एंडोमॉर्फ या गोलाकृत। गोलाकृत यानी मोटे और गोलमटोल लोग। हाँ। ये लोग शारीरिक रूप से थोड़े मोटे होते हैं। शेल्डन का कहना था कि ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और स्वभाव से बहुत सामाजिक और खुशमिजाज होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है मेसोमॉर्फ या मध्यरूपी। ये लोग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, मस्कुलर, एथलीट और ऊर्जावान होते हैं। और तीसरा प्रकार है एक्टोमॉर्फ या लंबाकृत। ये लोग बहुत पतले, शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर और एकांत प्रिय होते हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। सर, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शेल्डन ने समाज में मौजूद धारणाओं या स्टीरियोटाइप्स को ही साइंटिफिक नाम दे दिया हो। वो कैसे? जैसे एंडोमॉर्फ सुनकर हमें तुरंत सांता क्लॉस की याद आती है, जो गोल मटोल और खुशमिजाज हैं। मीजोमॉर्फ सुनकर किसी एक्शन हीरो की तस्वीर दिमाग में आती है। और एक्टोमॉर्फ सुनकर किसी शर्मीले, दुबले पतले साइंटिस्ट की इमेज बनती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शेल्डन ने उन्हीं शारीरिक छवियों को मनोविज्ञान से जोड़ा था। अब टाइप थ्योरी के बाद हम एक ऐसे वर्गीकरण पर आते हैं जो आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो है युंग का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। हाँ, जंग के इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, राइट? एकदम सही। युंग ने इंसान के सामाजिक व्यवहार के आधार पर लोगों को 3 श्रेणियों में रखा। पहली श्रेणी है इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी। ये वो लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत विचारशील होते हैं और स्वभाव से थोड़े शर्मीले होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा होंगे? हाँ, दूसरी श्रेणी एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी की है। ये लोग मिलनसार होते हैं, पार्टियों की जान होते हैं, सामाजिक और बहुत बातूनी होते हैं। और तीसरी श्रेणी है एम्बीवर्ट या उभयमुखी। ये इन दोनों का एकदम सही मिश्रण है। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, यानी दोस्तों के साथ बहिर्मुखी और काम करते समय अंतर्मुखी। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंट्रोवर्ट लोग कोई एंटी सोशल नहीं होते, बल्कि साइंस के अनुसार उनके दिमाग में डोपामीन का प्रोसेसिंग अलग तरीके से होता है। बिल्कुल, आपने बढ़िया पॉइंट उठाया। जो वो बहुत ज्यादा भीड़भाड़ में होते हैं ना, तो उनका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और वो थक जाते हैं। इसलिए उन्हें रिचार्ज होने के लिए अकेलेपन की जरूरत होती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स को वही शोर शराबा एनर्जी देता है। क्या ये सही है? एकदम 100% सही। अंतर्मुखी होना कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा ग्रहण करने का एक अलग बायोलॉजिकल तरीका है। आप सभी विद्यार्थी इस बारीक अंतर को जरूर समझें। अब हम बढ़ते हैं गुण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी की ओर। इसमें हमें किस पर फोकस करना है सर? ऑलपोर्ट और कैटल पर? हाँ, इसमें ऑलपोर्ट और कैटल के सिद्धांत प्रमुख हैं। सबसे पहले ऑलपोर्ट की बात करते हैं। ऑलपोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इंसान सिर्फ 2-3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। उन्होंने व्यक्तित्व के गुणों को 3 स्तरों में बांटा। 3 स्तर कौन से हैं सर? सबसे ऊपर आते हैं कार्डिनल ट्रेट्स या मुख्य गुण। ये वो प्रबल गुण हैं जो व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाते हैं, जिनके नाम से वो इतिहास में पहचाना जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी की अहिंसा या हिटलर की तानाशाही। ओके, और इसके नीचे वाले? इसके नीचे आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स या सामान्य गुण। ये वो 5-10 गुण हैं जो लगभग हर इंसान के दैनिक व्यवहार का हिस्सा होते हैं, जैसे किसी का ईमानदार होना, दयालु होना या चिड़चिड़ा होना। और सबसे नीचे आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स या द्वितीय गुण। ये व्यक्ति की पसंद नापसंद से जुड़े होते हैं, जैसे पहनावा, हेयर स्टाइल या खाने की पसंद। ये बहुत जल्दी बदल भी सकते हैं। सर, ऑलपोर्ट के इन तीनों गुणों को एग्जाम में याद रखने के लिए क्या हम एक स्मार्टफोन का उदाहरण ले सकते हैं? स्मार्टफोन का उदाहरण? चलिए बताइए कैसे। जरा सोचिए, कार्डिनल ट्रेट्स हमारे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं, जैसे एंड्रॉयड या iOS, जो बैकग्राउंड में सब कुछ कंट्रोल करता है।
सेंट्रल ट्रेट्स हमारे फ़ोन के वो मेन ऐप्स हैं जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप या यूट्यूब, जो हमारे रोज़ के बिहेवियर को दिखाते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट्स हमारे फ़ोन के कवर या वॉलपेपर की तरह हैं, जो बस हमारी बाहरी पसंद हैं और मूड के हिसाब से बदल सकते हैं। वाह वाह, ये बहुत ही शानदार और कभी ना भूलने वाली एनालॉजी है। आप सभी विद्यार्थी इसे इसी उदाहरण से याद रखें। ऑलपोर्ट के बाद बात करते हैं कैटल की। एग्जाम के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि कैटल ने 16 पीएफ थ्योरी दी थी। 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। एकदम सही। कैटरल ने गणितीय गणनाओं के आधार पर 16 ऐसे मूल गुण बताए थे जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सटीक निर्धारण करते हैं। और इसी गुण सिद्धांत में एक और बहुत बड़ा नाम है आइजेंक का, जिन्होंने 3D ट्रेट थ्योरी दी। 3D यानी 3 डायमेंशंस? हाँ, आइजेंक ने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 प्रमुख आयामों पर मापा। पहला आयाम है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन और दूसरा आयाम है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। बाद में उन्होंने साइकोटिसिज्म भी जोड़ा था। अगर हम इस 3D मॉडल को ध्यान से देखें तो हम इसमें हिपोक्रेट्स के चारों प्रकारों को फिट कर सकते हैं। वेट, हिपोक्रेट्स के वो द्रव वाले प्रकार आइजेंक के ट्रेट्स में फिट हो जाते हैं, वो कैसे सर? देखिए, जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर या न्यूरोटिक है और अंतर्मुखी है, वो हिपोक्रेट्स का मेलनकॉलिक है। जो अस्थिर और बहिर्मुखी है वो चोलेरिक है। जो स्थिर और अंतर्मुखी है वो फ्लेगमेटिक है और जो स्थिर और बहिर्मुखी है वो सैंग्विन है। ये तो सच में बहुत अद्भुत कनेक्शन है। मतलब प्राचीन काल के हिपोक्रेटिस और आधुनिक काल के आइजेंक दोनों एक ही बात कह रहे थे, बस आइजेंक ने उसे साइंटिफिकली ट्रेट्स के आधार पर प्रूव किया। बिल्कुल। अब आप सभी विद्यार्थी इन सिद्धांतों को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम इस लेक्चर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, व्यक्तित्व का मापन या मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सिद्धांत तो बन गए, पर हम किसी के व्यक्तित्व को मापते कैसे हैं? हाँ सर, मुझे भी ये जानना था कि एक्चुअल रियल लाइफ टेस्टिंग कैसे होती है। व्यक्तित्व मापन का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार और उसके गुणों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करना। इसकी मुख्य रूप से 3 सामान्य विधियां होती हैं। पहली है प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। इसमें हम दूर से व्यक्ति के दिखाई देने वाले व्यवहार को देखकर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी क्या है? दूसरी विधि है साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसमें हम व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बात करते हैं। और तीसरी विधि है मानकीकृत प्रश्नावली या स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्केल। इसमें व्यक्ति को एक पर्चे पर कुछ सवालों के जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। पर सर, यहाँ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्या प्रॉब्लम? जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या उसे क्वेश्चनर देते हैं तो व्यक्ति झूठ भी तो बोल सकता है ना। वो जानबूझकर खुद को अच्छा दिखाने के लिए या सही सही जवाब दे सकता है। ऐसे में उसके असली व्यक्तित्व या उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है, जिसे हम कहते हैं प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। एग्जाम के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रक्षेपी परीक्षण, इसमें क्या अलग होता है सर? प्रक्षेपी परीक्षण वे होते हैं जहां व्यक्ति को कोई अस्पष्ट या एम्बिगुअस चित्र दिखाया जाता है। क्योंकि चित्र का अपना कोई क्लियर मतलब नहीं होता, तो व्यक्ति उसे देखकर जो कहानी बनाता है वो दरअसल उसके खुद के अचेतन मन के दबे हुए विचारों का प्रोजेक्शन होता है। इसमें 3 परीक्षण आपको कंठस्थ करने हैं। वो 3 टेस्ट कौन कौन से हैं सर? पहला है IBT या रॉरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसका निर्माण स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रॉरशाक ने किया था। इसमें कुल 10 कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन पर केवल स्याही के बेतरतीब धब्बे बने होते हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसे इसमें क्या दिख रहा है। यानी किसी को उसमें तितली दिख सकती है और किसी को कोई राक्षस। एकदम सही। और इसी जवाब के जरिए उसके अचेतन विचारों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है TAT या थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। इसका निर्माण मॉर्गन और मरी ने किया था। TAT में कार्ड्स पर क्या होता सर? इसमें कुल 31 कार्ड्स होते हैं। 30 कार्ड्स पर कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं और एक कार्ड बिल्कुल खाली होता है।
व्यक्ति को चित्र देखकर एक कहानी बुनने को कहा जाता है। और आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि टीएटी का उपयोग 14 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जाता है। ओके, टीएटी एडल्ट्स के लिए है, तो बच्चों के लिए क्या करते हैं? तीसरा परीक्षण वही है, CAT यानी चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। इसे लियोपोल्ड बेलैक ने बनाया था। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, पर ध्यान दीजिएगा इन पर इंसानों के बजाय जानवरों के चित्र बने होते हैं। और ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। सर, कैट में बच्चों को इंसानों की जगह जानवरों के चित्र क्यों दिखाए जाते हैं? क्या बच्चे जानवरों के साथ ज्यादा आसानी से रिलेट कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स बता देते हैं? बिल्कुल सटीक विश्लेषण। एक छोटा बच्चा किसी अडल्ट इंसान के चित्र को देखकर शायद कहानी ना बना पाए, पर अगर चित्र में एक भालू अपने बच्चे को डांट रहा है तो बच्चा तुरंत अपनी जिंदगी की घटना को उस पर प्रोजेक्ट कर देता है। एग्जाम में अक्सर इन तीनों टेस्ट के कार्ड्स की संख्या और इनके निर्माता पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखेगा। हाँ सर, टीएटी, सीएटी और आईबीटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। बढ़िया। अब हम आज के इस डीप डाइव के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट, समायोजन और शिक्षा में इसके महत्व को समझेंगे। आत्म अवधारणा का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति खुद को कैसे देखता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, खुद से प्यार करता है, तो वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। और अगर वो खुद को कमजोर मानता है, तो वो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसी से जुड़ा है समायोजन या एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना। राइट। जी हाँ। जीवन एक तराजू नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है, जिसमें व्यक्ति का अपने वातावरण, समाज और परिवार के साथ तालमेल बिठाना ही अच्छा समायोजन है। जिसका तालमेल अच्छा है, उसे हम बैलेंस्ड पर्सनालिटी कहते हैं। सर, एक आखिरी डाउट है, हम ये सब मनोविज्ञान, ये परीक्षण, ये सिद्धांत इतनी गहराई से क्यों पढ़ रहे हैं? एक शिक्षक के रूप में क्लास में इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है? ये सवाल इस पूरे लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हम ये सब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे। शिक्षा में व्यक्तित्व के ज्ञान का 3 मुख्य रोल है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा यूनिक है, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। राइट, ताकि टीचर को पता हो कि कौन सा बच्चा कैसा है। बिल्कुल। दूसरा है सही शिक्षण विधि चुनना। जब आप बच्चे को समझ लेते हैं तो आप तय कर पाते हैं कि शर्मीले बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है और चंचल बच्चे की ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है। और तीसरा, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में मार्गदर्शन करना। यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना। सही कहा। एक बच्चे को संतुलित और आत्मविश्वासी इंसान बनाना ही शिक्षा का असली उद्देश्य है। तो आप सभी विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर का निष्कर्ष यह है कि व्यक्तित्व कोई अस्थिर या जड़ चीज नहीं है। ये जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से मिलकर बना एक बहुत ही खूबसूरत गत्यात्मक संगठन है। आज का सेशन तो सच में एक आई ओपनर था सर। मैं आशा करती हूँ कि सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास खत्म करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के सोचने के लिए मेरा एक सवाल है। इन सभी सिद्धांतों, हिपोक्रेटिस के द्रवों से लेकर ऑलपोर्ट के गुणों तक को गहराई से समझने के बाद क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन भर के लिए किसी एक कैटेगरी में बंधा जा सकता है, या फिर इंसान का व्यक्तित्व उसकी हर नई सीख और हर नए अनुभव के साथ एक नया रूप लेता रहता है? इस पर अकेले में बैठकर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।